Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। लोकसभा के 5वें चरण में बिहार के जिन 5 सीटों पर आज मतदान हुए हैं, मतदान तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मौसम भी खुशगवार रहा। कई इलाकों में छिटपुट बारिश हुई और बारिश में भीगते हुए लोगों ने अपना मतदान किया। पर इसके बावजूद, मौसम खुशगवार होने के बावजूद जो उत्साह दिखना चाहिए मतदाताओं में, वो दिखाई नहीं दिया। पहले तो गर्मी हुआ करती थी जिसकी वजह से लोग नहीं निकलते थे। अब तो मौसम ठीक है, अब तो निकलना चाहिए मतदान के लिए। खैर, हम तो यहां ये चर्चा करने आए हैं कि इस 5वें चरण में 5 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं बिहार में, उसमें कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन 19 है, कौन 20 है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको मतदाताओं ने हाथों हाथ लिया, किसको उन्होंने अनदेखा कर दिया। तो तमाम चीजों पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मधुबनी की। मधुबनी में मुकाबला जो है, सीधा मुकाबला है। हालांकि इस बार हर जगह, ज्यादातर जगह पर सीधा ही मुकाबला है। अशोक यादव, जो कि दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर एनडीए के उम्मीदवार हैं, और अली अशरफ फातमी, जो कि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। इन दोनों के बीच मुकाबला है। देखिए, आरजेडी का माई समीकरण जो है, अब यादव जो है बीजेपी की तरफ है और मुस्लिम जो है वो आरजेडी की तरफ है। तो ऐसे ही वहां पर ये ब्रेक हो जाता है। निश्चित तौर पर इसका लाभ अशोक यादव को मिलता है, क्योंकि बाकी अन्य जगहों पर जहां भी चुनाव हुए हैं या आज हुए हैं, वहां पर यादव काफी गोलबंद रहे। पर मधुबनी में ऐसा नहीं दिखा। मधुबनी में यादव में टूट हुई है और निश्चित तौर पर ये आरजेडी के लिए शुभ संकेत नहीं है। बाकी तो अशोक यादव, जो कि सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ भी नाराजगी काफी थी लोगों में। खासतौर पर मतदाता जो हैं वो इस बात से नाराज थे कि वो क्षेत्र में नजर नहीं आते। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में इस तरह की शिकायतें उम्मीदवारों के प्रति, जो सिटिंग एमपी हैं, उनके प्रति लोगों ने की है। तो ये इनके खिलाफ भी है। पर हिंदू मुस्लिम का जो बीजेपी का कॉम्बिनेशन है, वो यहां पर फिट बैठता है। पर बाकी जगहों पर ये बहुत ज्यादा इस बार काम नहीं किया है। बिहार में खासतौर हम बात करें तो बिहार में जातीय गोलबंदी ज्यादा हुई है। इस बार जातिवाद ज्यादा हुआ है और कई जगहों पर बैकवर्ड फॉरवर्ड कराने की भी कोशिश हुई है। तो हम बात करते हैं अभी मधुबनी की। तो मधुबनी में हम ये कह सकते हैं कि तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद जो है अशोक यादव को यहां पर एज है, क्योंकि पिछली बार का जो मार्जिन है वो काफी बड़ा मार्जिन है। 4,45,000 से पिछली बार अशोक यादव जीते थे बीजेपी की टिकट पर। और उस मार्जिन को पाटना और अपने वोट को इंटैक्ट रखना फातमी के लिए काफी मुश्किल का काम है। इसलिए एज अशोक यादव। दूसरी सीट है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जो सीता मैया की धरती है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है। सीतामढ़ी में भी सीता मैया का मंदिर बनने की प्रक्रिया में है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर सीतामढ़ी में दिखाई नहीं दिया। वहां जातीय गोलबंदी ज्यादा दिखाई दी है और जो उम्मीदवार हैं उनकी कोशिश ये है कि वो एक दूसरे के जातीय गोलबंदी में सेंध लगाए, और इसमें कामयाबी भी मिली है। दोनों ने एक दूसरे की जातीय गोलबंदी में सेंध लगाई है। जो कोर वोट बैंक है आरजेडी का, यादव और मुस्लिम, इसमें बहुत ज्यादा टूट कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सीतामढ़ी में भी दिखाई नहीं दिया है। लेकिन अन्य जातियां जो है, कुशवाहा हो गया, जैसे जो निषाद जाति के जो लोग हैं, मल्लाह जाति के, तो उनमें टूट हुई है और उसका बहुत सारा हिस्सा आरजेडी की तरफ भी आया है। सीतामढ़ी में एक मुश्किल ये भी है कि जो सिटिंग एमपी हैं सीतामढ़ी के जेडीयू के, सुनील कुमार पिंटू, वो वैश्य जाति से हैं
और उनका टिकट काट के इस बार जो है देवेश चंद्र ठाकुर को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देवेश चंद्र ठाकुर वैसे नया नहीं है, 22 वर्षों से वो एमएलसी हैं, अभी विधान परिषद के सभापति भी हैं बिहार विधानसभा के, और डॉक्टर अर्जुन राय के खिलाफ है। डॉक्टर अर्जुन राय लगातार 3 बारों से हम कह सकते हैं कि 2014 और 2019 में 2 बार वो चुनाव हारे हैं, तीसरी बार वो फिर चुनाव मैदान में है। 2009 में वो जेडीयू के टिकट पर जरूर जीते थे। तो निश्चित तौर पर मुकाबला काफी कड़ा है। बनिया वोट, जो वैश्य वोट है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हालांकि जो समाचार मिल रहे हैं सीतामढ़ी से, उसके अनुसार शहर में वोटिंग काफी कम हुई है। ये शुभ संकेत नहीं है। फिर भी जो मार्जिन है पिछली बार का 2,40,000, उसको पाटना भी एक बड़ा मुश्किल काम है आरजेडी के लिए। तो कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला रहते हुए भी एज जो है वो देवेश चंद्र ठाकुर को दिया जा सकता है। तीसरी सीट है मुजफ्फरपुर, जो कि बड़ा ही दिलचस्प है। जो पिछली बार जीते थे वो इस बार विपक्ष में है। जो बीजेपी के टिकट से पिछली बार जीते थे, इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो बीजेपी से हारे थे वो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार है। राजभूषण चौधरी निषाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और उनके खिलाफ हैं अजय निषाद, जो कि सिटिंग एमपी भी हैं बीजेपी के, कांग्रेस के टिकट पर महागठबंधन की तरफ से। निश्चित तौर पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। जो नाराज थे अजय निषाद से, उनको अब सपोर्ट करना पड़ रहा है अजय निषाद को, और जो 4 लाख मतों से हारे थे, जिसको बीजेपी ने हराया था, वो उसको बीजेपी के कार्यकर्ता जिताने में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मुकाबला दिलचस्प है, और जातीय गोलबंदी और तमाम जो समीकरण है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर में मल्लाह जाति, जो निषाद जाति है, जिसके ये दोनों निषाद जाति से आते हैं, का ज्यादातर वोट अजय निषाद को मिल रहा है। उसकी प्रमुख वजह है कहीं ना कहीं मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी वजह से ज्यादातर वोट निषादों का मिला है। बाकी अन्य वोटों में हम कहें तो कुशवाहा के भी वोट आरजेडी को प्राप्त हुए हैं। अति पिछड़ा, अपर कास्ट, ये तमाम जो वोटर हैं, देखिए सबसे डिसाइडिंग वोटर जो होते हैं मुजफ्फरपुर में, वो भूमिहार होते हैं। तो भूमिहार इस बार हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे 100% बीजेपी के साथ हैं, हालांकि रहते हैं वो बीजेपी के साथ, पर मुन्ना शुक्ला एक फैक्टर हैं वैशाली में, जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसका भी प्रभाव यहां भी देखने को, मुजफ्फरपुर में भी उनका कुछ प्रभाव, हालांकि मुजफ्फरपुर ही सब कुछ उनका मतलब कार्य क्षेत्र रहा है। तो निश्चित तौर पर भूमिहार वोट बैंक पर भी आरजेडी ने सेंध लगाई होगी। इसके बावजूद राजभूषण चौधरी निषाद बीजेपी के हैं, उनको एज जाता है। चौथी सीट की चर्चा कर ले, हाजीपुर तो परंपरागत सीट है। रामविलास पासवान 1977 से लगातार वहां जीतते रहे, केवल 2 बार वो हारे, 1984 में और 2009 में। उसके बाद से आप देखेंगे तो रामविलास जीते या उनके भाई पशुपति पारस जीते 2019 में। अब चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, अपने पिता के विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मुकाबला शिवचंद्र राम से है, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं महागठबंधन की तरफ से। शिवचंद्र राम भी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हार रहे हैं वहां से। देखिए, कुछ जातीय जो सेंध लगी है, हम कह सकते हैं कि एनडीए के खेमे में जातियों में, जो एनडीए की परंपरागत जातियां रही हैं, जो वोट बैंक रहे हैं, उसमें सेंध कहीं ना कहीं लगा है। कितना सेंध लगा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन कई जगह से ये रिपोर्ट आई कि हाजीपुर के कुछ सटे हुए इलाके में, लालगंज में, कुछ भूमिहार जाति के लोगों ने भी आरजेडी को
वोट देने की मतलब दिलाने की बात सामने आई है। तो ये कहीं ना कहीं वोट में टूटन जरूर हुई है, पर उनकी परंपरागत सीट रही है। राजपूत बहुल, राजपूत काफी संख्या में है यहाँ पर, पासवान जाति के लोग भी हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि ये सुरक्षित क्षेत्र है और जो समीकरण अब तक का रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हाजीपुर में, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चिराग पासवान को यहां से एज मिल रहा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव क्षेत्र है, हॉट सीट जिसको कहते हैं, सारण छपरा, जहां लालू प्रसाद यादव आरजेडी अध्यक्ष की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य आरजेडी की तरफ से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी एनडीए की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। रूडी 2014 से लगातार जीत रहे हैं, 14 में भी जीते। 14 में उन्होंने रोहिणी आचार्य की मां राबड़ी देवी को, श्रीमती राबड़ी देवी को हराया था, और 2019 में डॉक्टर चंद्रिका राय को हराया था। लेकिन इस बार का मुकाबला बहुत ही कड़ा मुकाबला है, और मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव खुद वहां से 2004 में जीते, 2009 में जीते, पहले भी जीते, 89 में भी जीते हैं, 77 में भी जीते हैं। तो इस बार काफी गंभीरता से देखिए, पिछले चुनाव में लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं थे, जेल में थे, और इस बार वो जेल के बाहर थे, और उन्होंने पूरा ध्यान अपनी बेटी के कंस्टिट्यूंसी पर लगाया। वैसे तो वोट पूरे बिहार में लालू यादव के नाम पर ही लिया जा रहा है, यादव गोलबंद हो रहे हैं, लेकिन यहां उन्होंने खास ध्यान रखा, और मुझे लगता है कि आरजेडी ने पूरी ताकत यहां पर अपनी झोंक दी है। सिंगापुर में डॉक्टर रोहिणी आचार्य रहती हैं, और वहां से वो लगातार बिहार की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं। उनका ट्वीट लगातार आते रहता है, और अब वो जनता के बीच में है। उन्होंने प्रचार प्रसार भी काफी किया। रूडी 2019 में जीते, काफी मार्जिन से जीते थे, पर इस बार जो है मुकाबला बेहद कड़ा है, और नाराजगी भी है, क्योंकि सिटिंग एमपी हैं, सांसद हैं। 2014 में वो मंत्री भी बने थे, और कौशल विकास मंत्री थे वो, पर जिस प्रकार की अपेक्षा थी उससे काम करने के वो हुआ नहीं, बीच में ही हटा दिए गए, पर उसका खामियाजा उनको 2019 में नहीं भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार जो है, इस बार रोजगार को लेकर एक अच्छा माहौल बनाया है तेजस्वी यादव ने, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सारण में इसका प्रभाव दिखा है। चंद्रिका राय पिछली बार थे, तो उनके साथ 2-3 विधायक जो थे आरजेडी के, वही साथ नहीं थे, लेकिन इस बार एकजुट है, आरजेडी पूरा गोलबंद है सारण सीट को लेकर, और रोहिणी आचार्य ने भी काफी मेहनत की है। मुकाबला कड़ा है, बहुत हम कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एज कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य को है। देखिए, महिलाएं जो है वो खासतौर पर काफी प्रभावित हैं। अपने पिता को उन्होंने अपनी किडनी दी है, इसकी सहानुभूति उनको कहीं ना कहीं प्राप्त हुई। हालांकि हम कह सकते हैं कि सारण में बीजेपी ने भी काफी फोकस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने भी रैली की, पर एज कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 5 सीटों का हमने आकलन किया है, इसमें 4 सीटों पर हमने एनडीए को एज दिया है, और 1 सीट सारण की सीट है वो महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोई आखिरी चुनाव परिणाम नहीं है, चुनाव के नतीजे तो आएंगे 4 जून को, पर ये एक तरह से जो हम लोगों ने अपने तरीके से जो आकलन किया है उसके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं। ये कोई एग्जिट पोल भी नहीं कर सकते, ये एक तरीके का अनुमान हम लगा रहे हैं कि इस तरह का रिजल्ट सामने आएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।